हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर एनवायरनमेंट सेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि अपकमिंग मंथ्स में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं एंड एनवायरनमेंट उन सभी में आने वाला एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। एनवायरनमेंट की ट्रेंड को अगर हम देखें तो वो यूजुअली स्टैटिक पोर्शन पर कम और करंट पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम ये करने वाले हैं कि हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट पढ़ने वाले हैं एंड हमारा सोर्स रहेगा विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन। और ये आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि CSIR, SOSO, हरियाणा PCS, UP PCS या फिर UPSC, इन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड व्हाट वी डिड इज़ कि हम जुलाई टू दिसंबर का जो करंट अफेयर मैगजीन है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैगजीन में तो पूरा डेटा है, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ ओरिएंटेड। बट अभी हमारा जो फोकस है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहने वाला है, रिलेटेड टू जो भी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे और हम फटाफट से इसको रिवाइज कर सके करंट अफेयर को। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। देखिए, वो जितने दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है। अमेंडमेंट करके किसमें? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को 2002 के। ये जो एक्ट है ये एक्चुअली हमें ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प करता है UNCBD के। अगर हम थोड़ा सा समझें UNCBD के बारे में तो स्टार्टिंग से समझते हैं। 1992 में हमारी एक UN कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, इसलिए हम इसे रियो समिट या अर्थ समिट बोलते हैं। इसमें 2 लीगल एग्रीमेंट साइन हुए थे, एक था CBD एंड दूसरा था UNFCCC। पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सेकेंड वन इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC को तो हम बाद में समझते हैं। फर्स्टली CBD पे आते हैं। CBD जो है एक इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। दूसरी बात, ये अडॉप्ट की गई थी 22 मई 1992 को, और इसलिए ही 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहा जाता है। अगर हम थोड़ी बात करें मेंबरशिप की तो इसमें 196 पार्टीज हैं और इंडिया भी इसकी एक पार्टी है। 195 कंट्रीज हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन है। वन थिंग एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, US इज नॉट अ पार्टी टू CBD। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स भी साइन हुए हैं। तो इसके जो कोर प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमारा पहला आता है नागोया प्रोटोकॉल, जो कि बात करता है बेनिफिट शेयरिंग के बारे में, कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट्स आते हैं उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो कि बात करता है बायोसेफ्टी के बारे में, मतलब कि हम सेफ हैंडल करें, यूज़ करें, ट्रांसफ़र करें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। अगर हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, दैट इज एग्जांपल इज GM क्रॉप्स, जैसे कि हमारी BT कॉटन, GM मस्टर्ड एक्सेट्रा। तीसरा हमारा प्रोटोकॉल है जो कि सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है कार्टेजिना प्रोटोकॉल का, जिसका नाम है नागोया क्वालालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, जो कि बात करता है लायबिलिटी एंड डैमेज जो हो सकता है हमारे LMO के द्वारा, उसके रिड्रेसल के बारे में। ठीक है, और अगर हम जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं या गोल्स क्या क्या हैं CBD के, पहली बात बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करना, दूसरा उसके कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज़ हो, और तीसरी बात जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उससे जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। CBD जो है उसकी गवर्निंग बॉडी है COP, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि बाइनली मिलती है, मतलब कि 2 साल में मिलती है। ओके, कन्वेंशन जो है वो कवर करता है बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे, लाइक इकोसिस्टम लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, एज वेल एज जेनेटिक रिसोर्स के लेवल पे। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये एक्ट जो है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये हमें प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज 3 टायर्ड मैकेनिज्म को। इसका मतलब एक हमारी अथॉरिटी होगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, उसके बाद हमारा एक होगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स होंगे अलग अलग स्टेट्स के स्टेट लेवल पे, फिर हमारी होंगी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो कि लोकल और बॉडी लेवल पे होंगी। ठीक है, ये जो एक्ट है ये एक्चुअली हमारे बेनिफिट शेयर की बात करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स के साथ, उनके होल्डर्स के साथ। ठीक है, बेनिफिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन के फॉर्म में हो सकता है, IPR के फॉर्म में हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फॉर्म में हो सकता है। अगर बात करें इस बिल के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, देखो बेसिक है, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि आप ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एनकरेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ला सकता है। ठीक है, और हमारे प्रेशर को कम कर सकता है वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स पे।
अगर हम अब कंपैरिजन पे आ जाएं, जो हमारा पुराना एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और जो हमारा अभी लेटेस्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023, दोनों के अगर हम थोड़ा सा बेसिक कंपैरिजन कर लें, कौन कौन सी चीज़ एग्जैम्प्टेड है। पहली बात कर लेते हैं कि जो पहला एक्ट था वो हमारा प्रायर अप्रूवल के लिए बोलता था या प्रायर नोटिफाई के लिए बोलता था जितनी भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे, किस लिए, आप कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो उसके लिए। अगर हम बात करें आपका जो एक्ट है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर देता है या उनको एक एग्जाम्पशन दे देता है, किसको, जो भी हमारे आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, लोकल पीपल हैं या फिर उस एरिया के कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वहाँ के ग्रोअर्स और कल्टीवेटर्स, उन सभी को वो प्रायर, आपको उन सभी को प्रायर नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को। इवन फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए भी उन्हें प्रायर नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल लॉ, अगर हम आईपीआर की बात करें तो ये बोलता है कि जब आप आईपीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपके पास अप्रूवल होना चाहिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़ का। बट अगर हम क्या बोलते हैं आपके अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें ये बोलते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे अप्रूवल हो ना हो या ज़रूरी नहीं है, बट एक्चुअल ग्रांट पे, आईपीआर के एक्चुअल ग्रांट के टाइम पे अप्रूवल होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम आईपीआर की और थोड़ी सी नॉलेज ले लें तो ये क्या बोलता है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बेनिफिट शेयर करना क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए। बट अभी के एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो बिल है, अब वाला जो बिल है, वो एग्जाम कर देता है उस बेनिफिट को शेयर करने को किन लोगों का, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज के जो यूजर्स हैं। अगर हम ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात कर लें तो आपके अगर फेलियर, अप्रूवल लेने में जो फेलियर है उसके ऑफेंसेस के लिए वो पनिशेबल है 5 ईयर्स के लिए या फिर फाइन या फिर दोनों। बट अब का जो बिल है उसने ऑफेंस को तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, बट पेनल्टी का पनिशमेंट है लाइक बिटवीन 1 लाख से 50 लाख के बीच में। इवन जो है ये एडिशनली पेनल्टी 1 करोड़ तक पहुंच सकती है, बट ये एडजुडिकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की रैंक के लिए हैं। थोड़ा सा और एनबीए का एक्सपेंशन देख लेते हैं। जो एनबीए है उसमें 1 चेयरमैन एंड 10 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मेंबर्स होने चाहिए, 1 चेयरमैन एंड देन 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हों या लीगल्स में या साइंटिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके बिल के अकॉर्डिंग हमारे पास 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होने चाहिए, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से। उसके बाद 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने चाहिए हमारे स्पेशलिस्ट में से, और 1 मेंबर सेक्रेटरी भी ऐड हो गया है जिसके पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक्सपीरियंस हो, जिसको हम चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर भी बोल सके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। प्रॉब्लम क्या है देखो इस बिल में, पहली बात तो ये जो हमने बात करी कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज की, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज की कोई डेफिनेशन नहीं है। ना तो नागोया प्रोटोकॉल में ना ही कार्टेजिना प्रोटोकॉल में इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि हु आर द यूजर्स ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। सेकेंड चीज़, जो लोकल कम्युनिटी है उसका बेनिफिट शेयरिंग में बहुत ही कम से होता है बिकॉज उनको दिया ही नहीं जाता है उतना से, ठीक है। तीसरी बात, इशू इन ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ठीक है। चौथी बात कर लें अगर हम कि लार्ज कंपनीज जो हैं वो प्रायर अप्रूवल से बच जाती हैं, जैसे कि हमने बात करी थी अभी की आयुष प्रैक्टिशनर्स को ना एग्जैम्प्ट कर दिया जाता है आपके प्रायर अप्रूवल के लिए। बट क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी आयुष फर्म्स जो होती हैं, वो अपने आप को आयुष डॉक्टर के नाम से, प्रैक्टिसिंग आयुष डॉक्टर्स के नाम से रजिस्टर करा लेती हैं, जिसकी वजह से वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। उसके बाद बहुत सी कंपनियां हैं जो जिनका मैनेजमेंट फॉरेन में हो रहा है बट रजिस्टर्ड इंडिया में है, जिसकी वजह से उन्हें प्रायर परमिशन या परमिशन नहीं लेनी पड़ती एनबीए से स्पेसिफिक सोर्सेज को यूज़ करने के लिए और उन्हें डेवलप करने के लिए। ये कुछ इश्यूज़ हैं, बट अगर ओवरऑल हम इन इश्यूज़ पे वर्क करेंगे तो हम ईजीली हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट, PPVFR। वाई इन द न्यूज़, देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी है पेप्सिको की अपील को 2021 की रिगार्डिंग अ पोटैटो वेराइटी FL 2027 या FL 2027 को। इस वेराइटी को कमर्शियल नेम है FC5 जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी पेप्सी के द्वारा इन 2009 थ्रू अ कॉन्टेक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट में। देखो ये जो FL 2027 वेराइटी है पोटैटो की, रजिस्टर्ड है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स PPV&FR एक्ट 2016। एक इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2019 में पेप्सिको ने
कुछ फार्मर्स को गुजरात के सू कर दिया था क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग वो इलीगली ग्रो कर रहे थे उनकी रजिस्टर्ड पोटैटो वेराइटी को और उनके आईपीआर को वायलेट कर रहे थे इस एक्ट में। 2021 में क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन था FL 2027 का वो रिवोक कर लिया गया इस ग्राउंड पे कि वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है और फार्मर्स के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। देखो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड ये है कि PPV&FR एक्ट जो है वो एक्चुअली क्या है। ये इनैक्ट हुआ था 2001 में अंडर आर्टिकल 27(3)B ऑफ ट्रिप्स। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो एक्ट है ये एक्चुअली रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं इसके कंफर्म करते हैं UPOV के साथ, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये जो UPOV है हमारा, ये वर्ल्ड का ओनली IPR लेजिस्लेशन है जो कि IPR ना कि सिर्फ प्लांट ब्रीडर्स को देता है बट एक्चुअली फार्मर्स को भी देता है उनकी न्यू वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जो हमारा PPV&FR है वो अनलाइक UPOV वो फैसिलिटेट करता है ना कि नए बल्कि इवन एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ को भी। अगर हम PPV&FR के थोड़े से ऑब्जेक्टिव जान लें तो पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स के राइट रिगार्डिंग प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, जिससे कि वो डेवलप कर सके न्यू प्लांट वेराइटीज़ को। दूसरा, ये एक्सेलरेट करता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। तीसरा, प्रोटेक्ट करता है प्लांट ब्रीडर के राइट को। चौथा, फैसिलिटेट करता है सीड इंडस्ट्री को। अगर हम प्रोटेक्शन पीरियड देख लें PPV&FR के अंदर, ट्री एंड वाइन्स का प्रोटेक्शन पीरियड है 18 साल, अदर क्रॉप्स का प्रोटेक्शन पीरियड है 15 साल और एक्सटेंड वेराइटीज़ जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं उनका 15 साल। कुछ इंस्टीट्यूशन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। पहला है PVPAT, प्लांट वेराइटीज़ प्रोटेक्शन अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसके अंदर इसके डिसीजंस होते हैं और इसका जो डिसीजन है PVPAT का वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। इस ट्रिब्यूनल के पास मैंडेटरी होता है कि उन्हें 1 साल के अंदर सब जो भी अपील्स हैं उन्हें डिस्पोज करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, PPV&FR की अथॉरिटी जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरी बात, अगर हम PPV&FR अथॉरिटी का फंक्शन देख लें, जो कि उसका काम है रजिस्ट्रेशन करना न्यू प्लांट वेराइटी को, फैसिलिटेट करना डेवलपमेंट को, कमर्शलाइज करना न्यू वेराइटीज़ को। थोड़े से राइट्स देख लेते हैं इस एक्ट के अंदर। ब्रीडर के क्या राइट है? ब्रीडर के पास एक्सक्लूसिव राइट हैं प्रोड्यूस करने के, सेल करने के, मार्केटिंग करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के प्रोटेक्टेड वैरायटी को। रिसर्चर के पास क्या राइट्स हैं? रिसर्चर के पास राइट्स हैं कि वो जो रजिस्टर्ड वैरायटी है ना उसको एक्सपेरिमेंट के लिए और रिसर्च के लिए वो यूज़ कर सकता है और वो इवन किसी भी वैरायटी का इनिशियल सोर्स यूज़ कर सकता है नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए। फार्मर्स के राइट पे अगर हम आ जाएं, फार्मर्स देखो एंटाइटल हैं कि वो रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं नई वैरायटी को, इवन वो सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इवन सेल कर सकते हैं अपना खुद का फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड ऑफ अ वैरायटी। ठीक है, प्रोटेक्टेड अंडर PPV&FR 2001। देखो फार्मर्स जो है वो ये एंटाइटल नहीं है कि वो ब्रांडेड सीड की जो वैरायटी है उसे सेल करें। दे कैन मेक देयर फार्म प्रोड्यूस बाय दैट and they can sell that, but they cannot sell the branded seed variety protected under PPV&FR Act. In the case of non-performance of a variety, farmers को हम compensation देना होता है। Concerns क्या है? Obviously एक तो limited access to seeds, जो हमारे small scale farmers हैं उन्हें properly नहीं मिल सकता बिकॉज ये जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, पेटेंटेड सीड्स। दूसरा, हाइब्रिड एंड GM सीड्स प्रेफरेंस। ऑब्वियसली PPV&FR का एम था कंजर्व करना प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज को, बट दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जैसे कि अवेयरनेस का कमी, रिसोर्सेज की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी, ये जो है ये भी हमारे लिए कंसर्न्स हैं। चौथा, बायोपायरेसी कंसर्न, जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, उन्हें फेयर कंपेंसेशन नहीं दिया जाता उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज और रिसोर्सेज के लिए। कंक्लूजन क्या आता है कि PPV&FR एक्ट जो है 2001 का वो प्रमोट करता है ब्रीडर्स के इंटरेस्ट को, रिसर्चर्स के एंड फार्मर्स को। बस यहाँ पे नीड है कि जो एक्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिवली इम्प्लीमेंट हो। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्फ्यूजन हो रहा है पेटेंट एंड PPV&FR एक्ट में डिफरेंस क्या है। देखो पेटेंट जो है, जहां हम IPR की बात कर रहे हैं, ये है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के डिवाइसेस के लिए, और जहां पे हम PPV&FR की बात कर रहे हैं ये IPR दे रहा है प्लांट ब्रीडर्स को जिन्होंने ब्रीड करके नई प्लांट वेराइटीज को डेवलप किया है। पेटेंट के अंदर एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा या नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा
इन्वेंटर को या फिर असाइनी को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन एक्सचेंज की वो पब्लिक डिस्क्लोजर करें अपने इन्वेंशन का। पीपीवी एंड एफआर के अंदर राइट्स दिए जाते हैं फार्मर्स को, ब्रीडर्स को, रिसर्चर्स को, बिसाइड उनको साथ में प्रोटेक्शन भी दी जाती है उनकी सारी क्रॉप स्पीसीज के लिए जो कि एक्ट के अंदर नोटिफाइड है। भाई पेटेंट के अंदर बेनिफिट शेयरिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, बट पीपीवी एंड एफआर के अंदर बेनिफिट शेयरिंग का प्रोविजन है और फार्मर्स को कंपनसेशन देने का भी प्रोविजन है। नेक्स्ट इज टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। जो हमारी एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने रिसेंटली रिलीज करी थी स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, जिसके की ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो जो हमारा लैंड एरिया है 53 टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का टोटल 2.3% लैंड एरिया कवर करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन की बात की जाए 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ठीक है, मेनली इट इज इन सेंट्रल इंडिया, शिवालिक हिल्स, गैंगेटिक प्लेन्स। अगर मैं मैप्स दिखाऊं, देखो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस इज द मेन एरिया जो 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन लिव्स। ओके, अभी हमें रिसेंट में 35% ऑफ द टाइगर रिजर्व्स को अर्जेंटली रिक्वायर्ड है प्रोटेक्शन मीजर्स की, टाइगर के री इंट्रोडक्शन की। ओके, एक चीज़ और आप ध्यान रखो, देखो ये आप इस ग्राफ में देखिए क्या है कि स्टेट्स विद हाईएस्ट टाइगर नंबर्स, मध्य प्रदेश इज ऑन द टॉप ऑब्वियसली, हमेशा की तरह हाईएस्ट टाइगर्स नंबर में हमारे मध्य प्रदेश में है, देन कर्नाटका में है, उसके बाद उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 5 याद नहीं भी रख सकते हो पर 3 याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 आपको याद होने चाहिए, दैट इज मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन में, तो फर्स्ट इज जिम कॉर्बेट ऑब्वियसली, देन वी हैव बांदीपुर इन कर्नाटका, थर्ड नागर होल ऑल्सो इन कर्नाटका, फोर्थ बांधवगढ़ एमपी एंड फिफ्थ इज दूधवा। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेट्स की और बात कर लेते हैं जिनमें टाइगर नंबर्स लोएस्ट है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम में तो है ही नहीं। उसके बाद झारखंड में 1 है, गोवा में 5 है, अरुणाचल में 9 है। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निक्स जो यूज होती हैं, द टेक्निक्स यूज्ड फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज एम स्ट्राइप्स मॉनिटर सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। देखो ये यूज करती है जीपीएस सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन फील्ड की। दूसरा वी हैव कैमरा ट्रैप बेस्ड कैप्चर मार्क रिकैप्चर, मतलब कि कैमरा ट्रैप सर्वे होता है, वेल एस्टेब्लिश मैथड है ये, ठीक है, और ये डेंसिटी एस्टिमेशन करता है टाइगर की। जिन एरियाज में कैमरा ट्रैपिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मॉलिकुलर टूल्स यूज होते हैं डिटरमाइन करने के लिए टाइगर की प्रेजेंस को, कैसे, बाय एक्सट्रैक्टिंग देयर डीएनए फ्रॉम द स्कैट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन की टाइगर रिजर्व के। ओके, तो ये जो MEE है ये भी रिलीज की जाती है NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और इसकी 5th साइकिल फाइनल रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है। ठीक है, MEE की बात कर लेते हैं। देखो इसका काम है असेस करना जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं नेशन वाइड। ठीक है, ये जॉइंटली कंडक्ट होती है बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। 5th साइकिल है ये MEE की। ठीक है, इसके जो असेसमेंट के जो फ्रेमवर्क है वो हम कहाँ से लेते हैं, ये हम यूजुअली लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से एंड नेशनल रिसोर्स वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। MEE क्या है, MEE देखो यहाँ पे बात हो रही है प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे असेसमेंट हो रहा है, कितने वेल प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो असेस हो रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं प्राइमरली। ठीक है, वो कैसे अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात होती है 5th साइकिल में क्या क्या पॉइंट्स अगर हमारे आते हैं। 51 टाइगर रिजर्व्स इवैल्यूएट हैं, जिसमें कि 2 अभी न्यूली डिक्लेयर्ड हुए हैं, रामगढ़ विषधारी एंड रानीपुर। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये दोनों कहाँ पर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिये टाइगर रिजर्व है केरला में, जो कि रैंक हुआ है बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व इंडिया में। ओवरऑल MEE का स्कोर जो है वो इंक्रीज हुआ है अप टू 78%। नेक्स्ट इज 12 टाइगर रिजर्व जो है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में हुए हैं, फॉलोड बाय 21 वेरी गुड में, 13 गुड की कैटेगरी में, 5 फेयर की कैटेगरी में। मेनली आपको याद रखना है 12 टाइगर रिजर्व रैंक्ड हुए हैं एक्सीलेंट कैटेगरी में। उसके बाद आ जाता है MEE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टाइगर रिजर्व जो है वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आया है। एक और इंडिकेटर ध्यान रखना कि जो कार्बन कैप्चर एंड क्लाइमेट चेंज है उसने रिसीव किया है लोएस्ट स्कोर करंट साइकिल में, बिकॉज उनके में अभी भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हमारा वो मर्ज कर दिए हैं सेंटर ने, और इनका नया नाम हो गया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन।
ठीक है, जो कि क्रिएट हुए हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, रीजन क्या था मर्जर का? रैशनलाइज करना फंडिंग दोनों कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, ये अमेंड करके बनाया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को 1980 के। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। देखो, फॉरेस्ट जो है ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है 7 शेड्यूल के, सो पार्लियामेंट कैन इनैक्ट लॉ ऑन इट। ठीक है, तो जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, वो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन लगाता था और डिरिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करता था, या फिर फॉरेस्ट के यूज को रोकता था नॉन फॉरेस्ट पर्पस वाले एरियाज में। इवन वो पेनल्टीज भी लगाता था। ठीक है, अब जो नया एक्ट आया है, ठीक है, उसका न्यू नेम भी लिया गया है, दैट इज वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट 1980। ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा फॉरेस्ट्री कवर को, इंटरनेशनल टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, फास्ट ट्रैक करेगा स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, अगर हम कुछ की अमेंडमेंट्स पे आ जाते हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, पहली बात तो देखो, ये जो एप्लीकेबिलिटी एक्ट की है ना, वो क्लैरिफाई करेगी स्कोप को। मतलब देखो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दिस विल क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। देखो क्या हुआ था, हमारे यहाँ ना एक केस हुआ था, TN गोदावर्मन थिरुमुलपड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1996 से पहले क्या होता था इस केस में? देखो, इस केस में प्रॉब्लम क्या हुई थी, 1996 से पहले क्या होता था कि ये जो एक्ट है ना, इसके प्रोविजन सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होते थे फॉरेस्ट पे जो कि नोटिफाइड थे अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी। अब इस एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे वो एरियाज जो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड हैं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ किसकी ऑनरशिप है, रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन। दूसरी चीज, कोई भी एरियाज जो कंफर्म करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट या मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इन द डिक्शनरी, मतलब कि हमारी डिक्शनरी में फॉरेस्ट का जो भी मीनिंग है उससे जो भी एरियाज कंफर्म करते हैं वो सब इसके अंदर कवर होंगे। तीसरी चीज, कोई भी एरिया जो आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ फॉरेस्ट बाय द एक्सपर्ट्स कमेटी, वो भी हमारे इसके अंदर कवर होंगे। दूसरी चीज, अगर हम अमेंडमेंट देखें तो ये हमारे प्रीएम्बल में एडिशन है, बिकॉज ये इंडियाज के NDCs नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को एनकम्पास करेगा, हमें नेशनल टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करेगा। जैसे कि हमारे कुछ टारगेट्स हैं, नेट जीरो emission by 2070, कार्बन सिंक ऑफ एन एडिशनल 2.5 to 3 billion tons of CO2 इक्विवेलेंट by 2030। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ वो लैंड जो इसके अंदर कवर होंगी एक्ट के अंदर। पहले तो वो लैंड जो नोटिफाइड है एज अ फॉरेस्ट ऑब्वियसली अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। दूसरी, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लैंड्स जो हैं, जो हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर जो लैंड एज अ फॉरेस्ट लिखी हुई है 1980 से पहले या 1980 पर भी, वो भी इसके अंदर कवर होंगी। उसका मतलब ये नहीं है कि जो लैंड विच हैज़ बिन ऑफिशियली चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट यूज, ठीक है, वो लैंड नहीं आएंगी इसके अंदर जो ऑफिशियली चेंज हो गई हैं फॉरेस्ट यूज से नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। उसके बाद आ जाता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड इसके अंदर नहीं आएंगी, दैट इज ट्री वाली, ट्री प्लांटेशन, आपने जो रीअफॉरेस्टेशन किया है, ठीक है, वो इसके अंदर एक्सप्लिसिटली नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्टिविटीज जो कि एक्सक्लूड करी गई हैं इस नॉन फॉरेस्ट पर्पस की डेफिनेशन में, जैसे कि जू, सफारीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, वो एरियाज अदर देन प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर रहे हैं हम। इको टूरिज्म फैसिलिटीज, ये वो सारी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जो कि एक्सक्लूड करी गई हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस की डेफिनेशन से। सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी फॉरेस्ट लैंड को लीज करने के लिए, किसी भी एंटिटीज को। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी पावर्स हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन कर सकती है किसी भी सर्वे के लिए, वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्जेम्प्टेड लैंड्स के लिए बना सकती है, वो डायरेक्शन इश्यूज कर सकती है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए। अगर एग्जेम्प्टेड लैंड में हम बात करें तो दो चीज़ आती हैं, एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारे कनेक्टिविटी करना, रेल की, रोड साइड एमिनिटीज़ की, प्रोजेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के, नेशनल सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस के प्रोजेक्ट जैसे कि पैरामिलिट्री कैंप्स और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स। अच्छा, एग्जेम्पशन का एक्सटेंट कितना है, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड का अप टू 0.10 हेक्टेयर किसी भी रेल लाइन के अलॉन्ग या पब्लिक रोड के अलॉन्ग। अगर फॉरेस्ट लैंड की बात करें हम इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC या LOAC के अराउंड, तो दैट इज 100 किलोमीटर्स। फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स,
उसके बाद फॉरेस्ट लैंड अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज एरिया के पास पूछे तो 5 हेक्टेयर तक का लैंड। कंसर्न क्या है, ऑब्वियसली एक तो ये एफसीए जो हमारा 1980 था उसके कॉन्ट्रेरी है, बिकॉज इसने और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए निकाल दी हैं। दूसरा, ये इनवैलिडेट करता है एससी के जजमेंट को, बिकॉज ये नॉन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट को इस एक्ट के परव्यू से बाहर रख रहा है, जिसकी वजह से लार्ज एरिया जो है फॉरेस्ट का वो अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है, तीसरी बात, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को ये डाइल्यूट करता है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड को एग्जाम्प्ट कर रहे हो वो कंसेंट ले ही नहीं रहा है या क्लियरेंस ले ही नहीं रहा है ग्राम सभा की। फेडरलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को अब हमेशा प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी फॉरेस्ट लैंड को लीज करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज थ्रेट करेगा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया को, बिकॉज आप ब्लैंकेट एग्जाम्पशन दे रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर के अराउंड, जो बायोडाइवर्सिटी को, बहुत मोस्ट फ्रेजाइल एरिया की बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया। एक और डिबेट आ जाती है प्लांटेशन वर्सेस नेचुरल फॉरेस्ट की, बिकॉज प्लांटेशन देखो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते वो लार्ज गैमेट को इकोलॉजिकल सर्विस जो नेचुरल फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ने अनाउंस करे हैं रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग जीआरएपी प्लान्स को, जो हम कर सके एयर पॉल्यूशन को। देखो, हम सभी को पता है अभी रिसेंट में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना इंक्रीज हो जाता है, लाइक कितना पुअर हो जाती है एयर। ठीक है, सो हमारे जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है एनसीआर में और एडजॉइनिंग एरियाज में, इसका काम है कि ये जो जीआरएपी के प्लान्स हैं उनको रिवाइज करते रहना, जिससे कि हम एयर पॉल्यूशन को कर्ब कर सकें। ये जो CAQM है ये 2020 में आया था और लेटर ही स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस इसको मिल गया। ठीक है, अब जीआरएपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक्चुअली इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है हमारा, जो किस पे बेस्ड है, दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पे। इसका काम है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको रिस्पॉन्ड कराना रिगार्डिंग जो एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है दिल्ली और एनसीआर रीजन में। ये जो हमारा जीआरएपी है ये फर्स्ट टाइम आया था सुप्रीम कोर्ट के 2016 के ऑर्डर के बाद। दैट वाज अबाउट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो था एयर क्वालिटी इन एनसीआर में के रिगार्डिंग। जीआरएपी फर्स्ट टाइम नोटिफाइड हुआ था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर में 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टिल 2020 जो जीआरएपी था वो इम्प्लीमेंट किया जाता था एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा, पर 2021 से जीआरएपी अब इम्प्लीमेंट किया जाता है CAQM के द्वारा। सिंस जीआरएपी जो है वो एनफोर्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ AQI जो है हमारा इंक्लूड करता है पॉल्यूटेंट्स, पर्टिकुलर मैटर 10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पॉल्यूटेंट्स याद रखने हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NS3 एंड लेड। ओल्डर वर्जन जो है जीआरएपी का दैट वाज बेस्ड ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑन PM2.5 एंड PM10। ठीक है, अब जो हमारा ये जीआरएपी है इसने एक्चुअली एनसीआर जो है हमारा दिल्ली एनसीआर एंड दिल्ली रीजन जो है इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एयर क्वालिटी इन दिल्ली। फर्स्ट स्टेज इज पुअर एयर क्वालिटी, जहाँ पे आपका दिल्ली का AQI जो है वो 201 से 300 के बीच में होता है, जहाँ पे NGT और SC के ऑर्डर्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स हो जाते हैं एजेड डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स पे। होटल और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ओनली क्लीन फ्यूल बेस्ड अप्लाइंसेस को। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि हम हाइब्रिड और व्हीकल्स और EVs यूज़ करें जो जिससे कि व्हीकुलर पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। हम उन व्हीकल्स को ना यूज़ करें जिनका लाइफ एंड होने वाला है ऑब्वियसली 10 to 15 ईयर्स में। ठीक है, सेकंड स्टेज जब AQI आपका 301 to 400 होता है दैट इज़ पुअर एयर क्वालिटी, जहाँ पे कोशिश रहती है कि जो रेगुलेटेड ऑपरेशन हो। ठीक है, जितने भी आपके डीजल जनरेटर्स हैं एनसीआर रीजन में, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, व्हाटएवर हो। दूसरी चीज़ क्या फोकस करी जाती है कि आपके जितने भी सेक्टर्स हैं जो कि आपकी एयर क्वालिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पे एक फोकस्ड और टारगेटेड एक्शन लिया जाए। ठीक है, तीसरी चीज़ जब आपका AQI 400 to 450 होता है दैट इज सेवियर एयर क्वालिटी। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं जितने भी आपके BS थर्ड पेट्रोल व्हीकल्स हैं और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, हम 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा एडिशन ये हो जाता है कि हम जितनी भी फिजिकल क्लासेस हैं स्कूल चिल्ड्रंस की अप टू क्लास 5th तक उन्हें बंद कर देते हैं या डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अगर हम 450 प्लस से बात करें दैट इज सेवियर प्लस एयर क्वालिटी। ठीक है, जहाँ पे हमारे जितने भी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको परमिट नहीं दी जाती
ठीक है, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है उनको दिल्ली के अंदर परमिट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ईवीज को मिलेगी, सीएनजीज को मिलेगी एंड BS6 डीजल व्हीकल्स को मिलेगी, या फिर वो जो एसेंशियल कॉमोडिटीज ला रहे हैं। ठीक है, एनसीआर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो और डिसीजन ये भी लेती है कि जितने भी फिजिकल क्लासेस हैं 6 से लेकर 9 तक की, उन सबको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। बस क्लास 11th एंड बिगर कंडक्ट लेसन ऑनलाइन मोड में होता है। अदर की फीचर्स क्या है, इन्फॉर्म टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट, आप 3 दिन एडवांस में ही इन्वोक कर सकते हो GRAP प्लान्स को। मतलब आपको जब लग रहा है कि AQI इस प्रोजेक्टेड लेवल पे पहुंचने वाला है, सो आप 3 डे एडवांस में ही GRAP को इन्वोक कर सकते हो। हमें रिस्ट्रिक्टिव एक्शन कंटिन्यू करने होते हैं, एडिशनल मीजर्स लेने होते हैं। ओके, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है, जो हमारी 5th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो कि रिलीज करी जाती है IQ एयर के द्वारा, उसने दिल्ली को 4th रैंक सिटीज में रखा है। किसमें? वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। दिल्ली का रैंक 4 है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में। आप समझ रहे हो कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली NCR रीजन में एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लाने की, और ये एक बहुत राइट स्टेप है NCR के एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन यार देखो, इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ऐसे मोमेंट्स, ऐसा इवेंट हुआ है जिसने इस टॉपिक को वापस बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। क्यों अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले हम डेटा देख लेते हैं रिगार्डिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हम हर साल निकालते हैं। सेकेंड थिंग इज कि हम जितना सिर्फ वेस्ट रिसाइकल कर पाते हैं दैट वाज ओनली 12.3% अकॉर्डिंग किसके? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि 98.55% ऑफ जनरेटेड वेस्ट जो है वो तो मिसमैनेज ही रह जाता है इंडिया में अर्थ एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम देखें कि अभी इवेंट क्या हुए थे, तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी G20 नेशन की जो समिट थी उसमें कंस्ट्रक्टिवली बोला था कि एक इफेक्टिव इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिससे कि ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो है कि अभी अर्थ ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा है। मतलब एज पर 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, जो कि एक स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन रिलीज करती है, जुलाई 28 को लास्ट ईयर 2023 में अर्थ ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा है। और इंडिया ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे तो और पहले देख लिया था, लाइक 6 जनवरी 2023 को ही हमने देख लिया था। इंडिया उन 12 कंट्रीज में आता है जो वर्ल्ड के 52% मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट में आते हैं। ओवरशूट डे हम बार बार बोल रहे हैं, एक्चुअली ओवरशूट डे का मतलब है जिस दिन प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन इतना हो जाए कि वो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी को ही एक्सीड कर दे और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ऑब्वियसली एनहेंस करे, तो दैट इज योर ओवरशूट डे। ठीक है, ये हम किसके बेस पे देखते हैं? ये हम देखते हैं कि कंट्रीज का मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स क्या है, दैट इज मिसमैनेज टू टोटल वेस्ट रेशियो। देखो, अगर हम थोड़ा देख लें कि इम्पैक्ट क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या हैं इसको कर्ब करने में। इम्पैक्ट तो ये है कि जो हमारे बिस्फिनॉल्स हैं एंड फैलेट्स हैं ये रिलीज होते हैं जब भी हम प्लास्टिक बर्न करते हैं। इवन माइक्रो प्लास्टिक जो आपके मरीन में इंटर करते हैं, ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं। प्लास्टिक नेट जो है वो मरीन लाइफ्स में एंटेंगल हो जाता है, उलझ जाता है। इवन आपकी अर्थ की लैंड सर्फेस का डिग्रेडेशन हो रहा है इन डेंजरस केमिकल से जो प्लास्टिक से रिलीज हो रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमारे? देखो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ वीक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है, बिकॉज हम ग्रोइंग नीड्स को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, इनसफिशिएंट डाटा एंड रिपोर्टिंग, लाइक इतने सारे सेक्टर्स में प्रोडक्ट स्कैटर्ड हो रहे हैं कि हमारे पास डेटा ही इनसफिशिएंट है। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, सबसे बड़ा कंसर्न जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़, क्योंकि एक तो वो शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है और सबसे ज़्यादा उसका यूजेज है। फोर्थ इज पॉलिसीज़ का पुअर इम्प्लीमेंटेशन, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हम ला चुके हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिफ्थ इज कंज्यूमर का बिहेवियर, एवरीवन नो, मतलब आप हैं, मैं हैं, हम यूजेज ऑफ प्लास्टिक से इतने ज़्यादा अलाइंड हैं प्लास्टिक डिस्पोजल के यूजेज से कि हमें चेंज लाने में बहुत टाइम लगेगा। फिफ्थ इज लैक ऑफ सूटेबल अल्टरनेटिव। और फिर बात ये भी आ जाती है कि हमारे पास ना और कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो वो बहुत कॉस्टली हैं, या फिर उन्हें पूरे मासेस के लिए प्रोड्यूस करना इज़ वेरी टफ। ठीक है, इनिशिएटिव भी लिए गए थे जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 में,
ठीक है, जिसने मैन्युफैक्चर, यूजेज, स्टॉकिंग, इन सब पे प्रोहिबिशन किया था सिंगल यूज प्लास्टिक के। इवन हमने प्लास्टिक कैरी बैग की थिकनेस को भी इंक्रीज किया था, पहले 50 to 75 किया था 2021 तक, फिर हमने उसे 120 माइक्रॉन्स पे ले आए थे 31 दिसंबर 2022 तक। देन वी हैव एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस। उसके बाद हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 आए थे, जिन्होंने कोशिश करी थी कि हम स्ट्रेंथन करें ये सर्कुलर इकोनॉमी जो है प्लास्टिक पैकेजिंग की, ठीक है, वेस्ट की सबसे बड़ी बात, जिससे कि हमारा जो प्लास्टिक है ना या जो मटेरियल है वो कॉन्स्टेंटली एक क्लोज लूप के अंदर ही फ्लो हो, रादर वो एक बार यूज होकर डिस्कार्ड हो जाए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन की बात हो जाती है। इवन हमारे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ने भी रिजोल्यूशन लिया था प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए। इवन उन्होंने बोला था कि हम एक इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट भी बनाएंगे 2024 तक, ठीक है। कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नेशनल एक्शन प्लान लाए जाएं, जो डेवलप करे जाएं, इम्प्लीमेंट करे जाएं। देखो, मल्टीपल स्टेप्स की ज़रूरत है, हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा रिसाइकलिंग को, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने पड़ेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन आज के टाइम में ना बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एंड लाइक ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें इसे कर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी से आप क्या समझते हो यार? ओशियन के अराउंड, सीज के अराउंड जो हमारी इकोनॉमी क्रिएट होती है, दैट इज योर ब्लू इकोनॉमी। सीधी सी बात है, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओशियन रिसोर्सेज। अगर हम ब्लू इकोनॉमी में देखें तो क्या क्या आता है आपकी? रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, फिशरीज आती है, टूरिज्म आता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आता है, इवन वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। ये भी G20 में क्या हुआ था कि एक सीरीज को अडॉप्ट किया गया था, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। देखो, जो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें क्या क्या आता है? मेजरली ये बात करता है कि हमें ब्लू इकोनॉमी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म पे ध्यान देना चाहिए, ओशियन के फाइनेंस को इंक्रीज करना चाहिए, हमें मराइन स्पेशल प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें मरीन पॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करने पे ध्यान देना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना होगा इंडिजियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को। थोड़ा सा ब्लू इकोनॉमी के बारे में जान लें। देखो, ब्लू इकोनॉमी का मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ओशियन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए, ओशियन के इकोसिस्टम के लिए। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। इवन अगर आपने याद करे हो, और याद करना इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज हमारे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें जो 14th गोल है वो यही कहता है कि कंजर्व करना एंड सस्टेनेबल यूज करना ओशियंस का, सी का एंड मराइन रिसोर्सेज का। अगर ब्लू इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस को देखें यार, ऑब्वियसली मतलब पता है आपको कि ब्लू इकोनॉमी 4% ऑफ GDP में कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप इसकी पोजीशन देख लो, हमारे यहाँ पे लाइक 7,517 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 187 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। इवन इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। लाइक हाउ इट विल हेल्प, अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो ये हमारी GDP पे कितना हेल्प करने वाला है, कितना इम्पैक्ट करने वाला है। लाइक ये ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग सेक्टर में भी एक वैल्यू एडिशन होगा, जैसे कि ट्रेड में, शिपिंग में, डीप सी मिनरल में, एक्वाकल्चर में, फिशरीज में, और भी बेनिफिट्स होंगे। जॉब क्रिएशन होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, लाइवलीहुड इंश्योर होगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की कमी इंडिया में, सीधी सी बात है। ऑब्वियसली परमिशन ग्रांट करना, लीजिंग, इवैल्यूएटिंग, ऑफशोर एक्टिविटीज, दैट टेक्स टाइम ना। सेकेंड थिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, मतलब पॉलिसीज हमारे यहाँ प्रॉपरली नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट हुई हैं ब्लू इकोनॉमी के लिए। लाइक हमने करी थी ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, प्रिपेयर हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा 2021 में। मेजरमेंट के चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज चैलेंज है, ओवर फिशिंग, मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन चैलेंज है। हम कर क्या सकते हैं? हम नोडल एजेंसी सेटअप कर सकते हैं जो कि हमारे वेरियस सेक्टर्स जो हैं ब्लू इकोनॉमी के, उन्हें इंटीग्रेट करेगी। हम पीरियोडिकल स्टडी कर सकते हैं वेरियस पैरामीटर्स पे, जिससे कि हम मिनरल्स को और इजीली एक्सप्लोर कर सकें। हम नेशनल मैप एंड डेटा पॉलिसी बना सकते हैं, जिससे कि हम जो डेटा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रांसपेरेंटी है, उसमें बैलेंस ला सकें। हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सकते हैं हमारे एक्वाकल्चर में, मरीन बायोटेक में, ओशियन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, RECEIC, ठीक है। ये भी लॉन्च हुआ था G20 के 4th इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में, ठीक है। ये जो एक्चुअली इंडस्ट्री ड्राइवन इनिशिएटिव है, 39 कंपनीज जो हेडक्वार्टर्स है 11 कंट्रीज में, उन्होंने इस कोलिशन को एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था। देखो, इसका भी काम क्या है? एक्सेलरेट करना इम्प्लीमेंटेशन,
2030 के जो हमारे एजेंडाज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, या फिर उसके SDGs जो हैं, क्लाइमेट गोल्स जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में हैं, उन्हें अचीव करना, गोल्स जो है हमारे क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करना, किगाली अमेंडमेंट्स के रिसोर्स एफिशिएंसी डायलॉग रोड मैप है, और जो हमारे अदर रेलिवेंट इंटरनेशनल गोल्स हैं उन्हें। ठीक है, ये 3 पिलर्स पे है। पहला, पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट, मतलब हमें शोकेस करनी है सक्सेस स्टोरीज को ग्राउंड लेवल से, हमें वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करना है एक कंपनी के, और दूसरी कंपनी में एज अ रॉ मटेरियल उसे यूज करना है। ठीक है, हमें कॉपरेशन लाना है अक्रॉस द वैल्यू चेन्स, लाइक वेदर इन MSMEs एंड इन कंपनीज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। हमें एनहांस करनी है कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, लाइक हाई इम्पैक्ट यूज करना है, हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाना है प्लास्टिक इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आए हमारे यहाँ, उसके लिए कंसेशनल फाइनेंस हो, हम मोबिलाइज कर सके। दीज आर समथिंग जो हमें ध्यान देनी है। अच्छा, वेरियस इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं हमारे, ठीक, हमारी क्या बोलते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, जैसे कि हमने नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी लाई थी 2019 में, हमारा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट है, हमारा स्वच्छ भारत मिशन है जीरो वेस्ट कंट्री के लिए, हमारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, मेटल रिसाइकलिंग पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप जस्ट एक बार इन्हें सुन लीजिए, कहीं कुछ हिट होता है पॉइंट पेपर में काम आ जाएगा, फैक्चुअल ऐसा कुछ है नहीं, बट हमें एक नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज IMO की स्ट्रेटेजी ऑन रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स। वी आर टॉकिंग हेयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अडॉप्ट की है स्ट्रैटेजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द शिप। जो टेक्नोलॉजी है रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एमिशन, इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होगी, क्लोज लूप स्क्रबर। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सी वाटर में एल्कलाइंस ऐड कर रहे हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि वो एग्जॉस्टिव गैस को स्क्रब कर सके। दूसरा आप यूज कर रहे हो सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एमिशन है उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो डाउन टू नियर जीरो लेवल। थर्ड इज स्लो स्ट्रीमिंग। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ कार्गो शिप्स, जिससे कि आप जो फ्यूल का कंजप्शन है और कार्बन एमिशन है उसे कट कर सको। ठीक है, न्यूज़ क्या है कि अभी जो मराइन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी है MEPC 80, इंपॉर्टेंट कमेटी है IMO की। ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया है इसे, जो हमारा ये स्ट्रैटेजी है रिडक्शन की ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जो ह्यूमन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो 2.89% है, जिसमें कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का है, ब्लैक कार्बन है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। की प्रोविजन क्या है, स्ट्रैटेजी के की प्रोविजंस क्या है। एक तो ऑब्वियसली हमें एमिशन को रिडक्शन करना, नाम से ही पता चल रहा है, लाइक हमें CO2 को रिड्यूस करना है बाय एटलीस्ट 40% बाय 2030 कंपेयर टू 2008 लेवल। हमारा जो हमें नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन लाना है बाय ऑन और ऑफ अराउंड 250। हमें एनर्जी एफिशिएंसी जो है न्यू शिप्स की, उन्हें इंप्रूव करना है। हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल शिपिंग यूजेज। उसके बाद हमें पीरियडिकली रिव्यू करना है, मतलब 5 ईयरली रिव्यू होगा, जिसमें पहला रिव्यू हमारा होगा 2028 में। चैलेंजेस क्या क्या हैं अगर हम कंट्रोल करें एमिशन को? पहली बात तो ऑब्वियसली कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन। लाइक अभी तक जो हमारी स्ट्रैटेजीज है दिस आर नॉट लीगली बाइंडिंग, दे विल नॉट प्रेशराइज द गवर्नमेंट्स और द कंट्रीज टू कंप्लायंस विद दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा, हाई कॉस्ट रेट्रोफिटिंग, लाइक शिप इंजिन्स जो हैं उन्हें अपडेट होने की जरूरत है विद लेटेस्ट डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजीज। तीसरा, ट्रांजिशन टू कन्वेंशनल फ्यूल, लाइक ऑब्वियसली हाई प्राइस ऑफ जो हमारे लो कार्बन फ्यूल अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, वो भी हाई प्राइस्ड हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। अदर जो चैलेंजेस है लाइक हमें मोर वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मोर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है। और क्या क्या एफर्ट्स इंडिया ने लिए हैं? तो इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लिए? हमारा पहला है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वर्क्स ने रिलीज किया था हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 में। इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO's ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। देन वी हैव मैरीटाइम विजन 2030 जो एक सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर के प्रोवाइड कराएगा। हमने सर्टेन पोर्ट्स को भी डेवलप किया है एज हाइड्रोजन हब्स जो कैपेबल हैं हैंडल करने में, स्टोर करने में और जनरेट करने में ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। सेंटर ने 2030 को एक टारगेट माना है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनने के लिए ग्रीन शिपिंग के लिए।
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने मतलब ऑल्सो लॉन्च किया है ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP। अगर हम ग्लोबली बात करें वो क्या क्या इनिशिएटिव्स एफर्ट्स लिए गए हैं एमिशन को शिप से रिड्यूस करने के लिए। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, याद रखना इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। देन वी हैव फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट फिनस्मार्ट राउंड टेबल इंटरव्यू जो कि IMO, ERDB और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। देन वी हैव ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉपरेशन सेंटर्स MTCC नेटवर्क जो यूरोपियन यूनियन एंड IMO के द्वारा है। देन वी हैव IMO केयर्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम शिपिंग फाउंडेशन प्रोजेक्ट जो 22 से 24 में है। देखो हमारा जो मेन फोकस है दैट इज अबाउट इनोवेटिव डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशंस। हमें ग्लोबल कॉपरेशन को इंक्रीज करना है, हमें मार्केट बेस्ड मीजर्स लेने हैं, हमें डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करना है बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना है। दिस इज द मेन थीम। ठीक है, विंड एनर्जी पे आ जाते हैं। अभी विंड एनर्जी वाई इन द न्यूज़ बिकॉज स्टैंडिंग कमेटी जो है एनर्जी पे उसने प्रेजेंट करी एक रिपोर्ट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा पहले डेटा ले लेते हैं। इंडिया जो है विंड पावर के टर्म्स में 4th पोजीशन पे है, विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म्स में 4th पोजीशन में है आफ्टर चाइना, US एंड जर्मनी। 10.3% जो है हमारा विंड एनर्जी का शेयर है हमारी पूरी एनर्जी बास्केट में इंडिया की। 43% गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हम विंड पावर की रखते हैं। अब विंड एनर्जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम विंड एनर्जी को समझ लेते हैं लोकेशन के बेस पे। 2 टाइप में क्लासिफिकेशन है, ऑनशोर विंड एनर्जी एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑनशोर विंड एनर्जी जहाँ पे विंड टर्बाइंस हमारे फार्मलैंड्स में है, कोस्टल एरियाज में है जो ओशन रिज के पास हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। ऑफशोर विंड एनर्जी वहीं पे विंड टर्बाइंस जो हमारे सी में सिचुएटेड है या लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर में सिचुएटेड है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं विंड एनर्जीज के? ऑब्वियसली सबसे पहला क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो कि हमें पंचामृत के कमिटमेंट्स को अचीव करने में फायदा करेगा। लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, इवन हाइब्रिड सिस्टम डेवलप कर सकता है। आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट हमारे इंडिया में जैसलमेर राजस्थान में है। 4th इज इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 5th इज हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया जो है वो मिलियंस जॉब क्रिएट कर सकता है विंड एनर्जी पे एम्फेसिस करके। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाएगा हमें एनर्जी के एरिया में, हमारे रिमोट एरियाज में हम सेटअप कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है? एक तो जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली लाइक विंड एनर्जी के लिए ना साइट स्पेसिफिक होना जरूरी है। और जितनी भी विंड रिच साइट्स हैं जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऑलरेडी इतनी एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं एक लार्ज एक्सटेंट तक। उसके बाद और प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा अभी तक ड्राफ्ट पॉलिसी रीपावरिंग ऑफ विंड प्रोजेक्ट 2022 है वो अभी तक अप्रूवल के लिए पेंडिंग ही पड़ा है। मतलब इसमें क्या था ना, इस प्रोजेक्ट में आप यहाँ देखो नीचे, इस प्रोजेक्ट में ये इंसेंटिव दिया गया था कि एडिशनल इंटरेस्ट रेट रिबेट दिया जाएगा 0.25% का और उससे ऊपर भी। ठीक है, जितने भी न्यू विंड प्रोजेक्ट्स आएंगे जो फाइनेंस किए जाएंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, पर क्या है कि अभी तक ये अप्रूवल ही नहीं हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी टैरिफ जो है वो बहुत हाई है। कुछ और जो स्पेसिफिक चैलेंज है ऑफशोर विंड एनर्जी फार्म के लिए, उसमें सबसे पहली बात तो कोई भी अभी तक प्रोजेक्ट ऑफशोर विंड का हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है, जबकि हमने एक डेडिकेटेड नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में ले आए थे। स्टिल वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हमें एक्सपोर्ट केबल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ऑफशोर में, जैसे कि एंकर्स, फिशिंग गियर, ड्रेजिंग एंड मोर। उसके बाद डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन ऑफशोर विंड फार्म का, दैट इज ऑल्सो अ डील टू डू एंड ये हमारे लोकल्स को इम्पैक्ट करेगा, ये भी एक इशू है। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं? देखो कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, एक तो हमें नए और एफिशिएंट टर्बाइंस लगाने की जरूरत है, ओल्ड और लेस एफिशिएंट को रिप्लेस करके। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स की जरूरत है। ऑब्वियसली देखो वायबिलिटी गैप फंडिंग आर दो स्कीम्स जो आपकी इकोनॉमिकली वायबल है, बट व्हाट हैपन्स इज सम लैक ऑफ मार्जिनल शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, वो नहीं हो पाती तो गवर्नमेंट वहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तीसरा इज ऑफशोर विंड की जो डिटेल्स हैं हम इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं 37 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी 2030 तक। अदर सजेशंस जैसे कि हम टैक्स ब्रेक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क ला सकते हैं जिससे कि विंड टर्बाइन की डिमांड्स इंप्रूव हो, इंसेंटिव दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। इवन हम लार्ज टर्बाइन ब्लेड यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली इन ऑफशोर विंड फॉर्म्स। नेक्स्ट,
न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अब हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करने वाले हैं, फटाफट इन्हें निपटा देते हैं, लास्ट रह गया है ये जुलाई सेशन का। फर्स्ट इज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। देखो जो भी हमारा क्रॉप का रेसिड्यू बचता है उसके लिए मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। हम सभी को पता है अभी जो अब हम बोलते हैं कि पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है स्टबल बर्निंग से। स्टबल बर्निंग हो रही है किसकी? राइस उसकी स्ट्रॉ की, पैडी स्ट्रॉ की, जो यूजुअली जनरेट होता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में। सो गाइडलाइंस में जो मेनली चीज़ बोली गई है कि जो हमारा ये पैडी स्ट्रॉ है ना, हम इसका एक्स सेटू मैनेजमेंट करेंगे। एक्स सेटू मैनेजमेंट से मतलब है कि जो भी पैडी स्ट्रॉ वगैरह हमारा फील्ड पे रह जाता है उसे वहाँ से रिमूव करके उसे एज अ सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल में, फॉडर में, आपके कंपोस्ट में। ठीक है, हम उसका अलग से मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि जो ये क्रॉप रेसिड्यू का बर्न होता है ना, तो उसकी वजह से एमिशन होता है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का, जैसे कि CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पर्टिकुलर मैटर्स। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है, सॉइल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। की फीचर्स क्या हैं कि टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन के लिए, जो एस्टैब्लिश करेंगे किसके बीच में लिंक? बेनिफिशियरी के बीच में और इंडस्ट्रीज के बीच में। गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी कैपिटल कॉस्ट पे मशीनरी की और प्रोजेक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 65% का फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी, इंडस्ट्रीज 25% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी एंड हमारे फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव कराएंगी प्रोजेक्ट सैंक्शन कमेटी से। ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो एक्सटेंड भी करा जा सकता है मशीन्स और इक्विपमेंट पे। एक्सिटिव मैनेजमेंट पे अगर मैं आ जाऊँ किसी भी क्रॉप रेसिड्यू के, सो व्हाट यू आर डूइंग इज हम जो है उसे बायोमास पैलेट को एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में हम बायोगैस और बायो CNG पैडी स्ट्रॉ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं पैडी स्ट्रॉ से। सो दीज आर काइंड ऑफ एक्सिटिव मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे हैं क्रॉप रेसिड्यू की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है? सबसे पहले हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को समझने से पहले हम समझते हैं कि कार्बन मार्केट क्या होता है एक्चुअली, कार्बन क्रेडिट क्या होता है एक्चुअली। देखो मैं आपको बताती हूँ, कार्बन मार्केट की अगर हम बात करें, ये टूल है जिसमें हम कार्बन एमिशन का प्राइस जो है वो पुट कर रहे होते हैं। मतलब हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स होंगे। मान लो कार्बन क्रेडिट्स एक टाइप का परमिट है, ट्रेडेबल परमिट है ये हमारा। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ कि ये इक्वल होता है हमारे 1 टन ऑफ CO2 जो रिमूव करी गई है या रिड्यूस करी गई है। किसके इक्वल है? 1 टन ऑफ CO2 जो रिमूव करी गई है या रिड्यूस करी गई है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। सो क्या होता है अब यहाँ पे हम समझते हैं। मान लो एक एमिटर A है, एक एमिटर B है। मान लो हमने मिलके ना एक लिमिट सेट कर दी, दिस इज द लिमिट, जो इतना आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूनिट्स कर सकते हो। ठीक है, क्या होता है, एक एमिटर A कंट्री है, इसने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इससे ज़्यादा कर दिया जो हमने टारगेट सेट करा था। वहीं एमिटर B कंट्री है, उसने उससे कम करा, तो उसके पास कुछ यूनिट्स कार्बन क्रेडिट के क्रिएट हो गए। वो क्या करेगा, कार्बन मार्केट में जाएगा, बोलेगा कि भाई मेरे पास इतने एक्स्ट्रा हैं, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे खरीद लो। व्हाट हैपन इज, जिसने ज़्यादा करा है वो मार्केट में जाएगा और इससे परचेज कर लेगा इसे। तो क्या होगा कि वो वर्ल्ड में जो है वो कार्बन का एमिशन उतना मेंटेन रहेगा या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन उतना मेंटेन रहेगा। वो कंट्रीज ने आपस में, जिसने ज़्यादा किया था उसने कम वाले से खरीदा उसे और उसे एक बैलेंस्ड आउट कर लिया। ये हो रहा है हमारे कार्बन मार्केट के अंदर। सो अब समझते हैं कि स्कीम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई करी है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, उन्होंने इस स्कीम जो सेटअप करी गई है एक्चुअली मार्केट के बेस पे सेटअप की गई है, जिसका एम है डिकार्बनाइज करना इकोनॉमी को। ठीक है, कट करना है एमिशन बाय 45% 2030 तक। किसके लेवल पे? 2005 के लेवल पे। ये पहली बार अनाउंस हुई थी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर और अब अमेंड करी जा रही है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के अंदर। की हाईलाइट्स पे आ जाते हैं। देखो, हमारी एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की जाएगी या फिर उसे बोल सकते हैं इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बॉडी। ठीक है, जो हेड करी जाएगी पावर एंड एनवायरमेंट सेक्रेटरीज के द्वारा, जिनका काम होगा इंडियन कार्बन मार्केट को गवर्न करना और उसे ओवरसी करना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर होगी और वो टारगेट सेट करेगी उसके एमिशन को रिडक्शन करने के लिए, कार्बन क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। देन वी हैव सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो रेगुलेट करेगा सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। एंड देन वी हैव ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो कि रजिस्ट्री करेगा इंडियन कार्बन मार्केट की।
ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ICED 3.0, इसको रिलीज करती है नीति आयोग। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां हमें रियल टाइम डेटा मिलेगा एनर्जी सेक्टर का, क्लाइमेट का, उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक डाटा सेट्स मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट पब्लिश सोर्सेज से होंगे। ये एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होगा जिसपे हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और सारे डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी एनर्जी और क्लाइमेट सेक्टर्स की। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है इंडियन क्लीन एनर्जी की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। देन वी हैव वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन। ये बुलेटिन जो है हाईलाइट करता है कि जो ओजोन लेयर की स्टीडी रिकवरी हो रही है। ये रिलीज करी जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद और ये आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years इट वॉज रिलीज। की हाईलाइट्स क्या है, हमें अच्छे से पता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एंड इट्स अमेंडमेंट ने सक्सेसफुली 99% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को एलिमिनेट कर दिया। व्हाट आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? एक्चुअली दीज आर दो सब्सटेंस दैट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब कि वो लॉन्ग लिव सब्सटेंस या मैनमेड केमिकल्स जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हैलोन्स, दीज आर ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, एक बात और अगर आप ध्यान रखो तो व्हाट इज हुंगा तोंगा हुंगा हापाई वॉल्केनिक eruption जो हुआ था उसने वाटर वेपर कंटेंट बना दिया है, बढ़ा दिया है स्ट्रेटोस्फेयर में 5 to 10%। दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर अस। ठीक है, अब ओजोन की बात हो रही है तो एक और चीज समझ लेते हैं ओजोन के बारे में, दैट इज वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे आपको पता होना चाहिए कब होता है, 16 September को होता है वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, ये कब हुआ था? एक्चुअली 16 September इसलिए डेट है क्योंकि उसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी साइन करा गया था। ठीक है, इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो व्हाट इज द थीम? थीम इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं यहाँ लिख देती हूँ, थीम क्या है? वर्ल्ड ओजोन डे की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एनिमल कम्युनिकेशन। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? देखो आपको भी पता है एनिमल कम्युनिकेशन पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज देखो, चेंजिंग केमिकल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली मरीन का, फ्रेश वाटर एंड लैंड बेस्ड स्पीसीज का। केमिकल कम्युनिकेशन से मतलब इन्फोकेमिकल्स, जिनका पाइवेट रोल होता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में, ऑर्गेनिज्म के सेंस करने में एनवायरनमेंट में, हाउ एन ऑर्गेनिज्म सेंस इट्स हैबिटेट, इट्स प्रेडेटर, इट्स फूड। ठीक है, इन्फोकेमिकल्स आर दोज केमिकल्स जिनमें हमारे इंक्लूड होते हैं हार्मोन्स, फेरोमोन्स, एलोलोकेमिकल्स। जो हमारी शार्क्स होती हैं वो इन केमिकल्स को यूज करती हैं और लार्ज डिस्टेंस से ही अपने प्रे को फाइंड कर लेती हैं। कुछ प्लांट स्पीसीज जो होती हैं वो प्लांट स्पीसीज भी कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिससे कि पॉलिनेटर अट्रैक्ट हों, और कुछ ऐसे भी रिलीज करती हैं जो हार्म्स वाले जो होते हैं उन्हें रिपेल कर सके। अब क्या हो रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन और एफिकेसी है ना इन इन्फोकेमिकल्स की वो अफेक्ट हो रही है। एक आंट स्पीसीज जो है इवन वो स्ट्रगल कर रही है अपने ही पाथ को फॉलो करने में, बिकॉज जो उसके फेरोमोन्स हैं वो वार्मर टेम्परेचर की वजह से सड़ते जा रहे हैं या खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा फोना डाटाबेस। देखो इंडिया ने अभी ऐड करी है 664 एनिमल स्पीसीज उसके फोना में एंड 339 टैक्सास इन इट्स फ्लोरा। ठीक है, जो लिस्ट है ये मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंटेन करी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फॉनल डिस्कवरी जो होती है वो कंपाइल करी जाती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड फ्लोरल जो होती है वो करी जाती है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, मैक्सिमम डिस्कवरी जो होती है फ्लोरा एंड फोना की वो मेड है हमारी केरला में। ठीक है, की फोना जो अभी अभी हमारे डिस्कवर्ड हुए हैं उसमें आते हैं एक लॉन्ग फिंगर्ड बैट। इसके साइंटिफिक नेम पे नहीं जा रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो फोना डिस्कवरी में आते हैं हम लॉन्ग फिंगर्ड बैट, एक हमें मिला है बैम्बू ड्वेलिंग बैट मिले हमें मेघालय से, फिर हमें मिला एक सीला मकाक्यू एंड एक अरुणाचल प्रदेश में नेम्ड आफ्टर सेला पास। ठीक है, एक हमें मिला है वाइट ची मकाक्यू दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके,
अच्छा, मकाक्यू 2 बार हमारा यूज हो गया। एक्चुअली मकाक्यू ना इज काइंड ऑफ अ ओल्ड मंकी, ये इज इन द फॉर्म ऑफ अ मंकी टाइप। ओके, ये इमेजिन कर लो आप। उसके बाद आता है येलो रम्ड फ्लाई कैप्चर, जो यूजुअली नोन है मंगोलिया, चाइना, कोरिया एंड जापान में, जो मिला है इंडिया के नारकोंडम आइलैंड में, अंडमान के। अगर देखते हैं फ्लोरा क्या क्या मिले हैं, जैसे कि एक सैलेंथिया लैमेलोसा ऑर्किड स्पीसीज मिली है जो चाइना और म्यांमार में मिलती है यूजुअली। ये मिली है जापफू माउंटेन रेंज में, कोहिमा नागालैंड की। देन वी हैव नंदा देविया पुसलकर जो उत्तराखंड के हिमालयाज में मिले हमें। देन वी हैव नाइलजीरियला पुसलकर, जो कि हमारे एंडेमिक हैं साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्पेशली। देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1916 में, एंड उसका ओरिजिन हुआ है आपके जूलॉजिकल सेक्शन में, इंडियन म्यूजियम एट कैलकाटा 1875। उसका काम क्या है? एक्सप्लोर करना, नेम करना, डिस्क्राइब करना, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनिमल्स ऑल ओवर द इंडिया। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1890 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्लांट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, उनकी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। देन वी हैव गैम्बसिया एफिनिस, जी एफिनिस, आंध्र प्रदेश ने रिलीज करी है एक गैम्बसिया फिश। ठीक है, स्टेट वाटर बॉडीज में किस लिए? कम्बाट करने के लिए, या बचाने के मतलब कम्बाट करने के लिए मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस को, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, बिकॉज गैम्बसिया जो है वो नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूएस से। इस फिश को हम मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, बिकॉज ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो कंट्रोल करती है मॉस्किटो के लार्वा को। ठीक है, इंडिया के लिए एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इसका मेनली काम क्या है कि ये जितने भी आपके मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज है ना, उससे लड़ने में हेल्प कर रही है, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। ठीक है, गैम्बसिया जो है फिश वो एक्चुअली हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी की है, और वो जानी जाती है अपने खुद के एग्स खाने के लिए। दे आर नोन टू ईट द एग्स, नहीं खुद के नहीं, दे आर नोन टू ईट द एग्स ऑफ कंपीटिंग फिशेज एंड फ्रॉग टैडपोल। उसके बाद आता है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोबायोसिस? क्रिप्टोबायोसिस इज, अगर आप शॉर्ट में समझें, इज कॉल्ड टेम्पररी डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का टेम्पररी पीरियड के लिए मर जाना। व्हाट हैपन्स इज, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई भी लाइफ की साइन नहीं दिखती है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो हार्डली हमें शो हो रही होती हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव करता है विदाउट द एब्सेंस ऑफ वाटर, इवन विदाउट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो इट्स मोस्टली कॉल्ड टेम्पररी डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है बाहुबली कैटल फैंस या बैम्बू फैंस। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने प्लान कर रही है कि वो बाहुबली कैटल फैंस करेगी अलॉन्ग द हाईवेज। ठीक है, जिससे कि ये प्रिवेंट करेगा कैटल्स को रोड क्रॉस करने से और डेंजरस एक्सीडेंट से बचाएगा। ठीक है, बाहुबली कैटल फैंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाहुबली बैम्बू जो है ये वाला, इसको हम क्रियोजोट ऑयल के साथ यूज करें और रिसाइकल करें हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के साथ, तो ये एक स्ट्रॉन्गर ऑल्टरनेटिव है स्टील के लिए। ठीक है, ये जो फेंस है इसको फायर रेटिंग ऑफ क्लास 1 दिया है, तो ये इंश्योर करेगा सेफ्टी को और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को। देन वी हैव सालसोला अपोजिटिफोलिया डैसेफोंटेनिया, एक न्यू स्पीसीज है, पेरेनियल श्रब है जो कि सलाइन एरिड और सेमी एरिड एनवायरनमेंट में बढ़ेगी। दैट इज गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे खादिर बैट एट बेला रीजन में। ये एक प्रोस्ट्रेट यानी कि वुडी प्लांट है। अनलाइक अदर स्पीसीज ऑफ सालसोला इट डज नॉट हैव एयर्स, मतलब अदर स्पीसीज जो सालसोला की होती है उसमें हेयर्स होते हैं, पर इसमें हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अदर स्पीसीज आपको मेंशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना अगर देखना हो तो। जो सालसोला जीनस जो है, इसके प्लांट्स की कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सॉल्टी जूस होता है जो इनकी लीव्स में स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज़ करते हैं। इवन हम इनमें फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देन वी हैव होलोबायोन्स। होलोबायोन्स का मतलब एक पूरा ग्रुप या एक पूरी यूनिट जहाँ पे होस्ट भी है और उसके माइक्रोब्स भी हैं, और वो एक सिम्बायोसिस यूनिट में रह रहे हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मतलब इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें हम इसका, कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स के रूट में। लेग्यूम्स यानी कि आपकी दालें, सोयाबीन, चिकपीज। ठीक है, इसकी जो रूट्स होती है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो बेनिफिट ले रहा होता है कि जो प्लांट से शुगर प्रोड्यूस होता है उससे वो बैक्टीरिया बेनिफिट ले रहा होता है। ठीक है, और फिर वो बैक्टीरिया ही प्लांट ग्रोथ में भी मदद कर रहा होता है बाय सप्लाइंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। और ये जो कलेक्टिव जीनोम मिलके बनता है इसे बोलते हैं हम होलोजीनोम। उसके बाद आता है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, यूएनडीआरआर, उसने ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है डीआरआर पे, जिसकी थीम है मैपिंग रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है,
अगर इसके हम हाइलाइट्स देखें, देखो जो नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग डिजास्टर हैं वो इंक्रीज हो गए हैं 5 फोल्ड पिछले 50 साल से। 80% इंक्रीज हो गया है क्रॉप फेलियर और हंगर में मोस्टली इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ग्लोबल प्रैक्टिसेस करी जा बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं रेजिलियंस के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया का हीट एक्शन प्लान हीट वेव से लड़ने के लिए, साहेल का ग्रीन वॉल प्लान डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बाट करने के लिए। हम बार बार रेजिलियंस वर्ड यूज कर रहे हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी किसी भी सिस्टम की, किसी भी कम्युनिटी की रेजिस्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की, अडॉप्ट करने की हैजार्ड्स को, ठीक है, दैट इज रेजिलियंस। उसके बाद बताते हैं डीआरआर का एम क्या है, रिड्यूस करना डैमेज जो कि हमारे नेचुरल हैजार्ड्स हो रहे हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन एक्सेट्रा। रिकमेंडेशन क्या है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अर्लियर इन रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन में, ठीक है। उसके बाद हमें रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। रेजिलियंट के लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से। यूएनडीआरआर का हेडक्वार्टर है जेनीवा में, स्टैब्लिश हुआ था 1971 में। इसे कस्टोडियन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर 2015 to 2030 भी कहा जाता है। रिस्क रिडक्शन की हम बात कर लें एडेप्टेशन से। देखो रिस्क में एक होता है आपका रिस्क वल्नरेबिलिटी, तो एक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। आप सोशल प्रोटेक्शन कर सकते हो, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, इंश्योरेंस सॉल्यूशन कर सकते हो, हैजार्ड प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो रिस्क एक्सपोज हो जाता है या एक्सपोजर हो जाता है तो एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं, कोस्टल ट्रीटमेंट एंड रीसेटलमेंट, रिस्क सेंसिटिव लैंड यूज प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है, इवैक्यूएशंस हो सकते हैं। हजार्ड्स के लिए एक्शन रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इकोसिस्टम बेस्ड मीजर्स यूज कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए कोस्टल फ्लडिंग, मैंग्रोव्स यूज कर सकते हो एलिविएट करने के लिए कोस्टल स्टॉर्म एनर्जी को, वाटर रिजर्वर्स बफर कर सकते हैं लो फ्लो और वाटर स्कैर्सिटी को, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अभी इतना इसकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीलिम स्पेसिफिक कंटेंट। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। देखो ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, एलोकेट करने के लिए प्रिपेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंडिंग विंडो को अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इंडिया की जो अप्रोच है ना वो चेंज हो गई है, ये शिफ्ट हुई है रिलीफ सेंटरिंग और रिएक्शनरी से, अब ये शिफ्ट हो गई है डिजास्टर रिडक्शन पे, फोकस करने लगी है अर्ली वार्निंग सिस्टम पे, प्रिवेंशन पे, मिटिगेशन पे या प्रिपेयर्डनेस पे एट द ग्रास रूट लेवल। ये जो स्कीम है ये रिकमेंड की गई है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो अलाउ करेगी 12.5% का अलोकेशन ईच नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से। किसके लिए, फंडिंग विंडो के लिए, प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। फीचर क्या है, एक्सपेंड करना और मॉडर्नाइज करना फायर सर्विसेज स्टेट में, ठीक है। एनडीआरएफ के कॉर्पस पे हम जाएं तो 5,000 करोड़ जो हैं वो अनमार्क किए गए हैं प्रायोरिटी एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस पे। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका 500 करोड़ जो हैं वो इंसेंटिवाइज करने के लिए हैं स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीगल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद अगर आपको स्कीम का फंड अवेल करना है द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट उठाना पड़ेगा बजटरी रिसोर्सेज में से, और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट को 10%। उसका बाद जाता है अर्थक्वेक स्वैम्प्स। देखो अर्थक्वेक स्वैम्प नहीं स्वाम। अर्थक्वेक स्वाम क्या है, एक्चुअली अर्थक्वेक स्वाम है सीक्वेंस ऑफ मैनी अर्थक्वेक दैट ऑकर्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड विदाउट अ स्पेसिफिक फोर्स शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक्स। मतलब कि एक ही सीक्वेंस में कंटिन्यूसली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैक टू बैक अर्थक्वेक्स का आना विदाउट अ स्पेसिफिक फोर्स शॉक, ठीक है। अब हुआ क्या है 2200 अर्थक्वेक आए हैं 24 घंटे के अंदर आइसलैंड के अंदर, ठीक है। आइसलैंड जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो रीजन है क्योंकि इसकी प्रेजेंस जो है वो मिड अटलांटिक रिज पे है। यहाँ पे क्या है, इस रिज रीजन में ना डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है जो मेन कॉज है इन अर्थक्वेक का, और इसी वजह से जो है हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है और प्लम ऑफ हॉट लावा जो है वो निकल रहा होता है मेंटल से, ठीक है। माउंट फैग्राडल फियाट एंड माउंट इया फियात कुल वट एवर, नाम थोड़े टफ है देख लेना एक बार। 2 मेजर अर्थक्वेक जोन है आइसलैंड में, ठीक है। अर्थक्वेक आपको पता ही है सडन शेक इन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है, थ्रो अर्थ रॉक्स, दिस इज अर्थक्वेक, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको अर्थक्वेक पता होगा, आपने पढ़ाई करी है। अर्थक्वेक जो है स्वाम्स जो होते हैं वो लास्ट कर सकते हैं आवर्स, डेज, इवन वीक्स।
मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड इवेंट्स, रिलेटिवली शैलो डेप्थ पे होते हैं अर्थ की क्रस्ट पे, ठीक है। और ये यूजुअली ऑकर होते हैं जहाँ एग्जिस्टिंग फॉल्ट होता है सिस्टम में ना, जहाँ एग्जिस्टिंग फॉल्ट सिस्टम होता है, जहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पड़ रहे होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आपको पता होगा, आप देख लेना, पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। शेल्फ क्लाउड पे आ जाते हैं। शेल्फ क्लाउड विटनेस हुए हैं उत्तराखंड में, जिसे हम आर्कस क्लाउड भी कहते हैं, और उन्हें हम आपके एसोसिएट होते हैं पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम से। इन्हें हम वॉल क्लाउड्स, फनल क्लाउड्स, रोटेशन भी कहते हैं। ये समटाइम देखे जाते हैं बीनीथ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ओके, ये बहुत बार देखे गए हैं कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नीचे देखे जाते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड थोड़ा समझ लेते हैं। दीज आर एक्चुअली द वर्टिकल क्लाउड्स, ठीक है, बहुत ही डेंस होते हैं एंड इंटेंस रेन इनसे होती है। दीज आर एक्चुअली हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो क्या होता है इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से ना, वेरी मतलब ठंडी हवा जो है आपकी, वो नीचे ग्राउंड पे जाती है एंड वो पुश करती है जो वार्म मॉइस्चर है उसे अपवर्ड, जिसकी वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। एंड दीज जो फॉर्मेशन हो रही है ना क्लाउड्स की, दीज आर एक्चुअली शेल्फ क्लाउड्स, ठीक है। एज दिस एयर जब ये एयर राइज हो रही है, वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और शेल्फ क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है। फिर आते हैं हमारे कास प्लेट्यू पे। कास प्लेट्यू जो है वैली ऑफ फ्लावर्स में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। बायोस्फीयर में आता है ये वेस्टर्न घाट्स के। इसका नाम कास्ट ट्री से पड़ा है, जिसको हम बोटानिकली इलायोकैरपस ग्लैंडुलोसस बोलते हैं, रुद्राक्ष फैमिली से, इग्नियस रॉक से। न्यूज में क्यों था ये? बिकॉज इसको इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट लिस्ट अंडर द वेस्टर्न घाट। देन वी हैव यूरेलाइट यूरेलाइट एक स्टडी सजेस्ट करती है कि जो ढाला क्रेटर है मध्य प्रदेश में, क्रेटर आपको पता है ना, जो आपके जमीन में जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो गड्ढा टाइप नहीं हो जाता है ऐसे जमीन में, या फिर आप वोल्केनिक उसमें देखते हो तो एक गड्ढा सा ऐसे बना होता है, ऐसे माउथ ओपनिंग जो होती है, दीज आर क्रेटर्स। तो आप स्टडी सजेस्ट करती है कि जो ढाला क्रेटर है मध्य प्रदेश का, वो रिजल्ट हुआ है कॉलिजन से मेटेओराइट के, उसका नाम है यूरेलाइट, जो कि 2500 से 1700 मिलियन अगो था। ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है। इंडिया में 3 मेटियोर इम्पैक्ट क्रिएटर है। पहला तो हमने पढ़ा ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में, दूसरा है रामगढ़ राजस्थान में, एंड तीसरा है लोनार महाराष्ट्र में। यूरेलाइट एक्चुअली एक रेयर क्लास के प्रिमिटिव मेटियोरॉइड्स हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट रॉक, मोस्टली ओलिवाइन एंड पायरोक्सीन, इंटरस्पेस विद 10% कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट, देन मेटल सल्फाइड एंड फ्यू फाइन ग्रेन सिलिकेट्स। देन वी हैव एंथ्रोपोसीन एपोक, ठीक है। एंथ्रोपोसीन एपोक बिगिन हुआ था 1915 में। पहले तो समझ लो एंथ्रोपोसीन एपोक है क्या। देखो, ये बात कर रहा है कि अभी जो हमारा प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम है, या जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, उसमें रीसेंट इवेंट्स में कब अर्थ का इकोसिस्टम जो है उसमें चेंजेस आने शुरू हुए, क्लाइमेट चेंज होने शुरू हुए ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट, वो कब आने चालू हुए थे, उस पीरियड को हम बोल रहे हैं एंथ्रोपोसीन एपोक। स्पेशली हुआ है इन द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट ने फाइंड किया 1950 से हुए थे, ये बेस्ड है सेडिमेंट स्टडी क्राउफोर्ड लेक की कनाडा में, जिसने एविडेंस दिखाए हैं। उसके बाद आ जाता है कि न्यूमरस फिनोमिनाज हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होना चालू हो गया, सी लेवल राइज होना चालू हो गया, ओशियन एसिडिफिकेशन, मास स्केल सॉइल इरोजन। ये टर्म जो थी पहली बार कॉइन करी गई थी नोबेल प्राइज विनर्स के अकॉर्डिंग। केमिस्ट थे हमारे पॉल क्रुटजेन, एंड बायोलॉजिकल प्रोफेसर थे यूगिन स्टोर्मर 2000 में। पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे कुछ प्रूफ्स भी हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं। अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर हम समझें तो 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इट वॉज डिवाइडेड। अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इयॉन्स, एपॉक्स, एरा, पीरियड्स, एपॉक्स, एजेस। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें इसका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन दे रखा है। अगर आपको पढ़ना है आप इसके बारे में डिटेल वहाँ से ले सकते हो। अभी हम ऑफिशियली किस पीरियड में आते हैं या किस टाइम स्केल में आते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप ध्यान रखना। वी आर इन फेनेरोजोइक इयॉन, सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, होलोसीन एपॉक एंड मेघालयन एज, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, याद कर लो। वी आर इन फेनेरोजोइक इयॉन, सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, होलोसीन एपॉक एंड मेघालयन एज। मेघालयन एज जो है 42 ईयर अगो ये स्टार्ट हुई थी या बिगेन हुई थी। एक एब्रप्ट मेगा ड्रॉट पड़ी थी जिसने सेवरल सिविलाइजेशन को कोलैप्स कर दिया था, ठीक है। जियोलॉजिकल ने इसके प्रूफ जो हैं वो एक्चुअली पाए जाते हैं मेघालय की मोमूल
मोमलुआ, मोमलुआ केव सिस्टम से। देखो ये डिवीजन दे भी रखा है हमारे सेनोजोइक एरा का, ठीक है। ये 2 पीरियड्स में, क्वाटरनरी एंड टर्शरी, देन एपॉक्स में, देन एजेस, देन इवेंट्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इराटा टाइपोलॉजिकल एरर बोलते हैं। सिंपली जो टाइपोलॉजिकल एरर हो गया था इंडियन ओशियन डाइपोल में और एल नीनो में, और उसकी करेक्ट स्पेलिंग लानीना थी, दैट इज ऑल दैट। कंप्लीट फुल फॉर्म है एनजो की, अल नीनो लानीना साउदर्न ऑसिलेशन। ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, गो देयर एंड रीड अबाउट एल नीनो और एनजो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जुलाई का पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।